सो टीयर वन तो कर लिया क्वालिफाई, बट अब आ गया है मेंस की बारी, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होगा केवल 10 आउट ऑफ 1 का और यूपीएलटी ग्रेड में 15 आउट ऑफ 1 का। सो हेलो एंड वेलकम टू टीच विद विपिन। आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन. So we will see about how to write an answer in an effective way. So this is the first video of my upcoming series about mains answer writing. तो यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हमें इसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा। और उसमें टोटल इंक्लूडेड हैं 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये तो हो गया एक ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, बट इसके अंदर हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, इतनी आसानी से वो चीज़ आने वाली नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि एक आंसर को, डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखने के लिए हमें सोचना कैसे, पहले वो बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने अपने स्कूल और कॉलेजेस में एग्जाम्स को डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिया था एग्जाम्स में, और स्कूल में हमें पता है बोर्ड्स में हमने आंसर्स लिखे हैं और एग्जाम में हमने डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखे हैं विद इन 3 आवर्स टाइम लिमिट। बट वहाँ पे क्या होता है, हम कैसे आंसर्स लिखते हैं हमें पता ही है। केवल एक वहाँ पर फंडा हमारा है कि कॉपी को भर दो और एग्जामिनर कॉपी में आंसर चेक करेगा और नंबर अलॉट कर देगा। और कुछ हद तक होता भी है ये कॉलेजेस और स्कूल्स में, क्योंकि एग्जामिनर के सामने एक बंडल पड़ा होता है और उसको चेक करके उसको पैसे मिलने वाले। तो हमारी साइकोलॉजी ऐसी काम करती है कि हमें काम ज़्यादा रहेगा और टाइम कम रहेगा तो हम जल्दी लिस्ट से चेक करेंगे। उस एग्जामिनर डेली मूड पर डिपेंड करता है कि वो उस एक आंसर को कैसा नंबर देगा। बट यहाँ पर फंडा थोड़ा हमारा अलग है और उसको आगे हम देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। अब एक आंसर क्या होता है इसके बारे में हमें पता चलेगा इस कोर्स में। एक एवरेज आंसर कैसा होता है, एक हमारा इफेक्टिव आंसर कैसा होता है, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। आंसर की स्ट्रक्चरिंग क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर स्टार पॉइंट है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक टीचिंग एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एक टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, और हम यहाँ पर एज ए स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एज हम स्टूडेंट जाएंगे तो हम एक टीचर के तरीके पे सोच नहीं पाएंगे और हमें कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई। तो एक टीचर की तरह सोचना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द 1 जनवरी एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट अस बिगिन विद दिस कोर्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइज दिस इज नॉट अबाउट ओनली आंसर राइटिंग। अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, हर एक एग्जाम में आप देखोगे कि मेंस को इंक्लूड किया जा रहा है। उसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। मेंस को इंक्लूड करने का लॉजिक ये है कि जो एमसीक्यूज होते हैं हमारे, एमसीक्यूज में तो हमारी नॉलेज चेक हो जाती है, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में हमारा चेक होता है कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। और एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो अपने स्टूडेंट्स को में इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है इन फ्यूचर, उनको फ्यूचर के लिए रेडी करने जा रहा है, तो वो स्टूडेंट्स उस थॉट को ले करके ही आगे बढ़ेंगे और हमारे नेशन बिल्डिंग में काम करेंगे। एक ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप सोच सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे एग्जाम्स में उस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं। और ये केवल एक बार की मेहनत है, एक बार आप इस पे लग के मेहनत कर दो और ये लॉन्ग टर्म मुनाफा देगा आपको। सिलेबस हमने देखा ही, हमारा इसका पैटर्न देखा, केवीएस का पैटर्न देखा, एनवीएस का पैटर्न देखा और यूपीएलटी ग्रेड का पैटर्न देखा हमने। पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं कि मेंस इंक्लूड हुआ है। इसके पहले तक जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे थे हमारे, केवल टीयर 1 हो रहा था और हम सिलेक्शन वहीं से मिल जा रही थी। बट डिस्क्रिप्टिव को इंक्लूड कर सभी ने किया है, ऐसा तो नहीं है कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। सभी एग्जामिनेशन से ने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को इंक्लूड किए हैं। तो हमें उसी अकॉर्डिंग सोच करके चलना पड़ेगा और हमारी प्रैक्टिस इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम एक बार प्रिपरेशन करें और ये तीनों चारों एग्जामिनेशन हमारे एक बार में हिट हो जाएं। तो कुछ टारगेट इसी अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बोनस पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप एक बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर यूपीएससी की, उसमें भी ये आंसर राइटिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो स्क्रिप्टिव
दोस्तों एक डिस्क्रिप्टिव आंसर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हमें, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और उसके सब पार्ट्स भी होते हैं। हुक होता है उसमें, डायरेक्टिव वर्ड्स का चक्रव्यूह होता है, और टाइम लिमिट में हमें लिखना होता है। ओके, बारी बारी इन चीज़ों को हम टैकल करते हैं अभी, ठीक। ओके, लेट अस सी अबाउट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। सो एक आंसर एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आपका सोचने का, एक्सप्रेशन करने का और आपके थॉट्स डीपली क्या इनग्रेन्ड है, आप क्या वैल्यूज होल्ड करते हो, उसको चेक करने का एक प्रोसेस है। और इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पेश किया जाएगा, एग्जामिनर को परोसा जाएगा, तभी वो आपको एक अच्छे मार्क्स अलॉट कर सकता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम आंसर लिख तो देते हैं बट नंबर मिलता क्यों नहीं है। उसमें 3 कमियां हो सकती हैं, या तो हैप्पैज़ार्डली हम आंसर स्टार्ट कर देते हैं और उसमें कोई इंट्रो नहीं होता है, और बॉडी हमारी वही वीक होती है। सपोज कोई क्वेश्चन आता है और उसमें क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आंसर में कुछ और बॉडी में दिख रहा है आपको, कंक्लूजन वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन नहीं, या फिर टोटली कंक्लूजन है ही नहीं, आंसर को अब्रप्टली आपने एंड कर दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जामिनर के अटेंशन को कैच करने का, वो होता है हुक। बॉडी कंक्लूजन में शिफ्ट करते टाइम ही, बॉडी से कंक्लूजन में आप जब शिफ्ट करते हो तब हुक कब 2-3 लाइन का या फिर 1 लाइन का हुक आता है हमारा। यूजुअली हम आंसर्स में उसको वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हुक आप नहीं मेंशन कर पाओगे, अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। एक और चीज़ होता है हमारा डायरेक्टिव वर्ड्स, और ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह होता है। डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, सॉरी मार्कर यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसके आगे मैंने मेंशन कर दिया कि डिस्कस। अब इसको आपको जिस तरीके का आंसर इसका आपका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अगर उसके आगे एनालाइज लिखा हुआ है तो बिल्कुल अलग होगा, और क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ है तो फिर अलग होगा। इसी तरीके से आंसर चेंज हो जाते हैं इन टेल वर्ड्स के वजह से, और डायरेक्टिव वर्ड्स भी इनको बोलते हैं या टेल वर्ड्स बोलते हैं। और हमें ये कंप्लीट करना होता है विद इन टाइम लिमिट। हमें 2 आवर्स का या फिर 3 आवर्स का टाइम लिमिट मिलेगा। इसके अंदर हमें 20 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन विद इन वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट मेंशन करना है, राइट करना है, और एक अच्छी हैंड राइटिंग में और अच्छे थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस और पॉइंटर्स के साथ लिखना है। एक एवरेज आंसर या फिर एक बिलो एवरेज आंसर को हम एक परफेक्ट आंसर कैसे बना सकते हैं, और केवल लिखना नहीं, हमें मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ड लिमिट को में कैसे आंसर को कंप्लीट करना है। अब सपोज आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर साइंस का कोई टॉपिक एक ले लो, आप ग्रेविटी आपने पढ़ लिया है, कम पढ़ोगे तो वर्ड लिमिट के बहुत अंदर रह जाओगे, और ज़्यादा पढ़ोगे तो आप पूरे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे जो आपने पढ़ा हुआ है। तो उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। विद इन 7 to 8 मिनट्स हम कैसे लिखेंगे, टाइम लिमिट यहाँ पर हो गया ये पॉइंट। सो पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंट्स में लिखना है, ये हमें पता होना चाहिए कि पैराग्राफ में लिखने का बेनिफिट क्या है, पॉइंट्स में लिखने का बेनिफिट क्या है, और डायग्राम को कहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। सपोज ये सीट है, हमारा डायग्राम यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, किस वे में डायग्राम होना चाहिए, कैसे बनाना है, उसकी प्रैक्टिस। फ्लो चार्ट कैसे आएंगे हमारे, सपोज दिस इज अ फ्लो चार्ट, इसको कैसे कवरेज देना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमारी सबसे बड़ी चीज़ है जो जिसको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस विल रिवॉर्ड यू डेफिनेटली। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे वैसे ही क्वेश्चन देखते ही आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, और आंसर को विद इन 3 घंटे के अंदर पेपर को ख़त्म कर पाओगे। और पेपर को ख़त्म करना हमारा सबसे पहला लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी, हमें 20 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसमें 3 आवर्स में टाइम लिमिट है, एंड एवरी क्वेश्चन इज सपोज करने को मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, कि आपको 150 वर्ड्स के 10 आंसर्स लिखने हैं एंड 120 वर्ड्स के 10 आंसर्स लिखने हैं। आप कर पाओगे? डेफिनेटली अभी बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सीरीज इज कि हम यहाँ पर जो कंटेंट है उसको तो पढ़ेंगे, साथ के साथ उसको एक्टिव रिकॉल करेंगे और उसको लिखना सीखेंगे। इवैल्यूएशन खुद से कैसे करनी है, बहुत सारे कोर्सेज आप परचेस कर लेते हो, ये कोचिंग वो कोचिंग ये कोचिंग, बट इसमें आपको इवैल्यूएशन जो सामने वाला एग्जामिनर दे रहा है वो किस पर्सपेक्टिव से दे रहा है आपको नहीं पता चलता है। मास इवैल्यूएशन होती है वहाँ पे, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आप खुद की आंसर जब नहीं इवैल्यूएट करोगे तो अपने स्टूडेंट्स के कैसे करोगे। सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर अपने आंसर्स और अपने फ्रेंड्स के आंसर मैच करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जो टारगेट्स आएंगे उसके थ्रू अगर हम अपने आंसर्स पोस्ट करेंगे, हमारे फ्रेंड्स पोस्ट करेंगे, और एक दूसरे के आंसर जब हम देखेंगे उनमें क्या अच्छी पॉइंट्स हैं और हमारे में क्या कमी रहेगी, तो हमें इससे क्या होगा, हमारी बेटरमेंट होगी, हमारी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, उनके जो अच्छे पॉइंट्स उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और सामने वाला जो गलती कर रहा है हमें वो नहीं करनी है, या फिर हम जो गलती कर रहे हैं उसको कैसे टैकल करना है आगे चल के, ये सीखेंगे। इससे होगी हमारी इंप्रूवमेंट। सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस प्लान विच वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू दिस सीरीज। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका फोकस बहुत ही अच्छा है इस एग्जाम के लिए। एंड आई वॉन्ट यू ऑल की कमिंग डाउन कि आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन वन गो एंड आई विल गेट अ जॉब दिस ईयर। सो कमेंट डाउन करके बताइए कि आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी तरफ से, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अपकमिंग डिटेल्स और अपडेट्स के बारे में इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। और वहीं पर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट किस दिन करेंगे वो डिसाइड करेंगे। अभी KVS NVS और APLT ग्रेड के कुछ एग्जामिनेशंस बचे हुए हैं, तो वो कंप्लीट हो जाए, नियर अबाउट 17 और 18 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे से ही हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आंसर को स्टार्ट कैसे करना है लिखना, इंट्रो को अलग लिखना सीखेंगे, बॉडी को अलग लिखना सीखेंगे, और कंक्लूजन को अलग लिखना सीखेंगे, उसमें हुक इंक्लूड करेंगे, डायरेक्टिव वर्ड्स को टैकल करेंगे, और फिर देखेंगे इन तीनों को का एमेलगमेशन करके एक परफेक्ट आंसर कैसे बनाना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, and I hope you all are excited for the upcoming videos of this series, and comment down your thoughts and opinion about this video. Thank you so much, guys.